नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने पूरी कंट्री को हैरान करके रख दिया है। हम हाल ही में आए उन शॉकिंग स्टेट इलेक्शन रिजल्ट्स का गहराई से विश्लेषण करेंगे। बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी, इन सभी राज्यों में जो नतीजे आए हैं ना, उन्होंने लिटरली पुराने सारे अनुमानों को ध्वस्त कर दिया है। आज हम सोर्स मटेरियल और डेटा के आधार पर उन फैक्ट्स को समझेंगे जो इस पूरे चुनावी बदलाव की असली कहानी बताते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे आंकड़ों पर चलते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का फ्लो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। पहले हम समझेंगे द बिग इलेक्शन शॉक, फिर डिकोडिंग द बंगाल रिजल्ट, उसके बाद असम्स प्रेडिक्टेबल रिटेन, फिर चलेंगे द सदर्न स्टेट शिफ्ट्स की तरफ और आखिर में देखेंगे द ओवरआर्किंग पैटर्न्स। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, द बिग इलेक्शन शॉक, रिएक्शंस वर्सेस रियलिटी। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। नतीजे आते ही पूरा माहौल थोड़ा कियोटिक हो गया था। एक तरफ हारे हुए नेताओं का जोर शोर से कहना था कि ईवीएम हैक हो चुके हैं, ये जनता का फैसला बिल्कुल नहीं है। लेकिन हैरानी की बात देखिए, वही नेता जब किसी दूसरे राज्य में जीत रहे थे तब उनका रिएक्शन एकदम अलग था। तब वहां डेमोक्रेसी विंस इन केरला का नारा लग रहा था। सोर्स मटेरियल ये बड़ी बखूबी हिपोक्रेसी को हाईलाइट करता है। एक तरफ जहां जीत मिली वहां तो ईवीएम बिल्कुल परफेक्ट निकले और डेमोक्रेसी बिल्कुल जिंदा रही, पर दूसरी तरफ जहां हार का सामना करना पड़ा वहां अचानक से ईवीएम हैक हो गए और लोकतंत्र खतरे में आ गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरे देश में एक ही इलेक्शन कमीशन ऑपरेट करता है और बिल्कुल एक ही जैसी ईवीएम मशीन्स का इस्तेमाल होता है। खैर, अपनी हार को पूरी तरह से मानना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, इसलिए शायद एक निर्जीव मशीन पर दोष मत ढा ज्यादा आसान लगता है। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, डिकोडिंग द बंगाल रिजल्ट, अ हिस्टोरिक शिफ्ट। बंगाल का नतीजा सच में किसी भूकंप से कम नहीं था। इस अपसेट का स्केल आखिर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि बीजेपी 200 के आंकड़े को पार कर गई और इनकम्बेंट टीएमसी 100 के नीचे सिमट कर रह गई। पर सबसे बड़ा झटका पता है क्या था? जब चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खुद भावनीपुर सीट से लगभग 15,000 वोट से हार गई, और वो भी किसी और से नहीं बल्कि उनके ही पुराने राइट हैंड मैन शुवेंदु अधिकारी से। ये एक लिटरली मैसिव पॉलिटिकल शिफ्ट है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? विश्लेषण इन नतीजों के पीछे 3 प्राइमरी कारणों को पॉइंट आउट करता है। पहला, वुमेन सेफ्टी में फेलियर। खास तौर पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद आया वो इनसेंसिटिव पॉलिटिकल रिस्पॉन्स। दूसरा, खुलेआम चल रहा भ्रष्टाचार, जिसे लोग कट मनी कल्चर, रेशन स्कैम और जॉब स्कैम्स के नाम से जानने लगे थे। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट था इलीगल इमिग्रेशन पर ग्राउंड लेवल का पुशबैक। सोर्सेस क्लियर करते हैं कि सालों के डर और पोस्ट पोल वायलेंस के बाद इस बार जब शांति से चुनाव हुए तो वोटर्स ने अपनी चुप्पी तोड़ी और इस निर्णायक बदलाव के लिए खुलकर वोट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, Assam's predictable retain, development and missteps. Let's move to and see how this builds. जहां बंगाल में एक बड़ा उलटफेर हुआ, वहीं असम में इनकम्बेंट सरकार ने ट्रेंड्स को बिल्कुल डिफाई करते हुए अपनी सत्ता बरकरार रखी। देखिए, चुनाव से ठीक पहले विपक्ष ने सीएम की पत्नी के खिलाफ विदेशी संपत्ति होने का बड़ा आरोप लगाया, लेकिन अगले ही हफ्ते वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से फर्जी और फोर्स साबित हो गए। तीसरे हफ्ते तक आते आते कांग्रेस अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह खो चुकी थी और उनके सीएम फेस गौरव गोगोई अपनी सीट से भारी मतों से हार गए। एक फेक और नेगेटिव स्मीयर कैंपेन कैसे ड्रास्टिकली बैकफायर कर सकता है, ये उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, द सदर्न स्टेट्स शिफ्ट्स, न्यू प्लेयर्स एंड हिस्टोरिक वाइपआउट्स। यहां तमिलनाडु और केरला दोनों ही राज्यों में जबरदस्त पॉलिटिकल शिफ्ट्स हुए हैं। तमिलनाडु के डायनेमिक्स बिल्कुल ही बदल चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार एक तरफ पुरानी डीएमके थी, जिसका फोकस शायद अपनी ऑनलाइन पीआर और फॉरेन विजिट्स पर थोड़ा ज्यादा था, और जिनके नेताओं के एंटी सनातना धर्मा वाले रिमार्क्स ने ग्राउंड लेवल पर लोगों को खफा किया। और ठीक दूसरी तरफ थे एक्टर विजय, जिनकी नई पार्टी टीवीके ने प्रशांत किशोर की मदद से एक मैसिव स्वीप किया और पुराने खिलाड़ियों को पूरी तरह साइडलाइन कर दिया। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि केरला के नतीजे कितने हिस्टोरिक थे। 50 साल, जी हां, पिछले 50 सालों में ये पहली बार है जब पूरे देश में कहीं भी किसी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार नहीं बची है। ये पॉलिटिकल वाइप आउट के सच्चे स्केल को दर्शाता है। वैसे केरला के इस वोटिंग पैटर्न को थोड़े मजाकिया अंदाज में परोठा पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। जैसे परोठा को बार बार पलटा जाता है ना, ठीक वैसे ही यहाँ की जनता लगभग हर बार सरकार पलट देती है। लेकिन इस बार सोर्सेज इस वाइप आउट का मुख्य कारण रैम्पेंट करप्शन यानी व्यापक भ्रष्टाचार को मानते हैं,
जिसने लोगों को एक बार फिर पूरा सिस्टम बदलने पर मजबूर कर दिया। तो अब यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। बंगाल से लेकर केरला तक, जहाँ हर राज्य बिल्कुल अलग है, भाषाएं अलग हैं, पॉलिटिकल कल्चर्स अलग हैं, वहाँ आखिर इन मैसिव शिफ्ट्स को किस एक मैक्रो लेवल फैक्टर ने ड्राइव किया? जो हमें ले आता है आज के आखिरी सेक्शन पर, द ओवरआर्चिंग पैटर्न्स, द रियल आर्किटेक्ट्स ऑफ डिफीट। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, दिक्कत मशीन्स में नहीं थी। सोर्स मटेरियल इन सारे अलग अलग आंकड़ों को ऑब्जर्व करके 3 मेन पैटर्न निकालता है। पहला है एरोगेंस। जब हारते वक्त नेता वोटर्स को इलिटरेट बोलने लगे तो वो क्लियरली ग्राउंड रियलिटी से कट जाते हैं। दूसरा है करप्शन। ये जो कट मनी कल्चर था और असम में फोर्ज डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ, इसने भयंकर एंटी इनकम्बेंसी पैदा की। और तीसरा पॉइंट है हिपोक्रेसी। अपनी खुद की लीडरशिप की गलतियां देखने के बजाय सीधा ईवीएम्स पर दोष डालने से बचा कुचा पब्लिक ट्रस्ट भी हवा हो गया। इन्हीं 3 फैक्टर्स ने ग्राउंड पर असली नतीजे तय किए हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के एंड में एक बहुत ही चुभाता हुआ सवाल बाकी रह जाता है। जब नेता हारते हैं तो क्या आईने में अपनी गलतियां देखने के बजाय सीधा डेमोक्रेटिक प्रोसेस और मशीन्स पर दोष मढ़ना ज्यादा आसान होता है? ये वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि आखिर में डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा रूल यही है कि जनता के मैंडेट को पूरे सम्मान के साथ एक्सेप्ट किया जाए। आज के एक्सप्लेनर में इतना ही। उम्मीद है कि इस डेटा और एनालिसिस से इस हिस्टोरिक इलेक्शन शॉक को बेहतर तरीके से समझने में जरूर मदद मिली होगी। जुड़ने के लिए धन्यवाद।